नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप अगर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी की, पुलिस की, एसआई की, जीडी की, आरओ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके या हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे पहले की क्लासेस में हम यूरोपियों का आगमन, कैसे उन्होंने कर्नाटक का युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, बंगाल में कैसे उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया, ये सब प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसके अलावा सूर्यास्त का नियम क्या आया था, कुछ प्रमुख प्रथा थी जैसे ददनी की थी, तिनकटिया प्रथा थी। इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट में रिवाइज करना है तो मैंने वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है। कम टाइम में ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवीजन करना है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाएं थी जो कई बार क्या हो रहा था, भारतीय कृषकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है इसका संचालन कोई दूसरा देश कर रहा और यहाँ की जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उन नीतियों का निर्माण किया जाता है जो मातृ देश है उसके हित में। जैसे जो भी नीतियाँ बनाई जा रही थी, जो भी रूल्स बनाए जा रहे थे, कहाँ से बनते थे? ब्रिटिश से। और ब्रिटिश में ऐसे रूल बना के, ऐसी नीतियाँ बना के लाई जाती थी जिसका फ़ायदा क्या हो सके? ब्रिटिश को ही फ़ायदा हो। जैसे इन्होंने इंडिया में क्या किया, बहुत सारी व्यावसायिक नकदी फसलों को उत्पादन पर बल दिया। क्यों दिया? चाय के उत्पादन पर, नील के उत्पादन पर, कॉफ़ी के उत्पादन पर बल दिया, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया था, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था, जिसके लिए क्या हो रहा था, कच्चे माल की ज़रूरत थी। अब जब कच्चे माल की ज़रूरत थी तो कच्चा माल कहीं और से न मंगाना पड़े। जैसे ये लोग रूस से कुछ चीज़ें मंगाते थे, अब वहाँ से न मंगाना पड़े, इसलिए कच्चे माल का स्रोत बनाया इंडिया को। इंडिया जो पहले क्या करता था, चीज़ें निर्यात करता था, बहुत सारी चीज़ें अन्य अन्य देशों को निर्यात करता था अपने सामान। अब इंडिया सिर्फ क्या कर रहा था, कच्चा माल बेच रहा था। तो अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हो गई थी। आपको कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा कंपटीशन है और बहुत कम टाइम है, बहुत सारे बच्चों के मन में होगा ना कि अभी तो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। ये सोच मत रखिए, ये सोच लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में ही, अगस्त तक आपको पूरा तैयार कर लेना है। एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, लेकिन अगस्त तक आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है। बहुत अच्छा मौका है, इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आती। बिहार के साथ साथ अन्य राज्य के बच्चों ने भी फॉर्म भरा है, तो अच्छा कंपटीशन है, आपको भी बहुत मेहनत करनी है। और बिहार वाले भी ये ना सोचें कि मुझे तो बिहार जीके तैयार है, बाकी चीज़ें आपको भी बहुत अच्छे से पढ़नी ही है। ओके, तो कुछ प्रथाएं हैं जिनसे जान लें। सबसे पहले क्या, दत्तनी प्रथा थी। दत्तनी प्रथा क्या थी? दत्तनी प्रथा के अंतर्गत क्या करते थे, जो हमारे भारतीय श्रमिक थे, शिल्पी थे, उन्हें अग्रिम पेरोगी दे देते थे। अग्रिम पेरोगी का तात्पर्य क्या होता था कि जैसे अब आप नील की खेती करने जा रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि इस टाइम पे आपको जुलाई का माह चल रहा है, अब जुलाई की माह में कौन सी फसल बोई जाएगी? अब जुलाई की माह में मान लीजिए जैसे मक्का की फसल बोनी, एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ, तो मक्का की आप फसल बोने जा रहे हैं, उससे पहले कोई इंडस्ट्रियल, कोई बिजनेसमैन, कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, बोलता है मैं आपसे मक्का क्या लूँगा, 60 रुपये पर केजी पे आपकी मक्का लूँगा। उसने आपको पैसे दे दिए, अब आपको मक्का उसको ही बेचनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब मक्का बेचने का टाइम आए, मक्का 70 रुपये पर केजी चाह रहे हो, मक्का 80 रुपये पर केजी चाह रहे हो, लेकिन नहीं, उसने आपको अग्रिम पेरोगी दी है। उस टाइम क्या था, भारतीय कृषकों की दशा बहुत ज़्यादा खराब थी, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, तो लगान मूवी में देखा कैसे, मतलब कर के लिए कितना परेशान होना पड़ रहा था। तो ये प्रथा समझ के, दंडनीय प्रथा क्या थी?
नेक्स्ट आपकी कम्योटी प्रथा थी। कम्योटी प्रथा मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, जो कृषि के दास थे वो मालिक से क्या कर लेते थे, ऋण ले लेते थे और बहुत ज़्यादा उस पर ब्याज ही देते रहते थे। जैसे आपके साहूकार वगैरह होते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने इसको बंद किया है, वरना साहूकार से क्या ले, अगर कुछ भी ऋण ले लेते थे तो उसके ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके ऊपर ब्याज लगाते रहते थे बहुत ज़्यादा। इससे भी क्या हो रहा था, कृषक परेशान हो गया था। नेक्स्ट आपकी तिनखटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा के खिलाफ ही तो क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत क्या था, जबरन नील की खेती कराते थे। अब आपके मन में होगा कि भाई जब नील की खेती करा रहे हैं, नील वो खरीद रहे हैं, तो नील की खेती करने में कृषकों को समस्या क्या आती। सबसे बड़ी चीज, नील की खेती जिस उसमें की जाती थी, 3 से 4 साल बाद वो क्या हो जाता था, खेत बंजर हो जाता था, उसमें फिर किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता था। इसलिए कृषक क्या, नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कर दिया था कि ज़बरदस्ती आपको इतनी भाग में नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इसका अगर पूछेगा रेशियो कितना था, तो इसका रेशियो था 3/20 का रेशियो। भूमि के इतने भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तिनकटिया प्रथा का विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी ने। कहाँ पे किया था, चंपारण में। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका एक वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये प्रथाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रथाएं तो आपके मुख्य रूप से बिहार में प्रचलित थी और बिहार से जुड़े क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आता है दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा क्या थी, मुख्य रूप से सूरत और गुजरात के क्षेत्र में थे। इसमें क्या होता था, जो भूदास थे, मतलब अब क्या होता, कृषक न बनकर भूमि के स्वामी कोई और था, उसके लिए खेती करने लगे तो भूदास बन गए थे। इसमें संपत्ति को और स्वयं का संरक्षक मालिकों को ही मानते थे। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सारे जमींदार थे, उनके 100 बीघे खेत थे। अब वो 100 बीघे खेत तो कर नहीं सकते, तो वो वहाँ पे लोगों को दे देते थे कि ऐसा करो, इतने रुपए देना, आप इसमें जाके जमीन करो। जमीन का स्वामित्व उनका संरक्षक मालिक होते थे, लेकिन उन पर काम कौन कर रहा होता, तो वहाँ के कृषक मजदूर, जिसे उस टाइम पे कृषक दास के नाम से जाना जाता था। ये दुबला हाली प्रथा थी जो मुख्य रूप से आपके भारत के पश्चिमी भाग में सूरत और गुजरात में प्रचलित थी। कौन सी प्रथा कहाँ पे प्रचलित थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें, लेकिन अगर आपने बीपीएससी के पैटर्न को एनालाइज किया है तो बीपीएससी जीके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पूछता है, एक्चुअली थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछता है। अभी आपके बीपीएससी के चेयरमैन ने एक अपना बयान भी दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा, सतही जानकारी से ज़रूरत नहीं, उन्हें पूरी अच्छी डीप जानकारी चाहिए। बहुत अच्छा कंपटीशन भी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए सक्सेस कभी शॉर्टकट से तो मिलती नहीं है, इसलिए आपको मेहनत करनी ही होगी। नेक्स्ट है आपका गिरमटिया प्रथा। गिरमटिया प्रथा कब होती, गिरमटिया प्रथा 19वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या होता था, श्रमिकों को जबरदस्ती क्या करते थे, बाहर विदेश भेजते थे, लगभग 5 से 7 वर्ष के लिए विदेश भेज देते थे। वहाँ पे जाके क्या करना पड़ता था, मजदूरी करना पड़ता था। जैसे आप अभी समझिए, जैसे अपने यहाँ से बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया या अलग अलग देशों में जाते हैं ना, तो वहाँ कम से कम कितना 3-3 4 साल के लिए, 4-4 साल के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से पहले चले जाते थे। अब तो ज़बरदस्ती नहीं है, पहले बहुत सारे एक कांटेक्ट कर लेते कि भाई आप 5 साल के लिए जाना पड़ेगा, आपको 7 साल के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पे मजदूरी करनी पड़ेगी, और उनकी सुख सुविधा का भी बहुत अच्छा ध्यान नहीं रखा जाता। ये आपकी कौन सी गिरमटिया प्रथा थी। क्लियर, आपको समझ में आ गया। आगे डिस्कस कर लेते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जल्दी से हाईलाइट में समझ लीजिएगा। पहला 1813 का चार्टर एक्ट आया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी ने क्या कर दिया था, अपने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर लिया था। लेकिन कंपनी ने 2 चीज़ों का अपना व्यापारिक अधिकार नहीं समाप्त किया था। पहला तो चाय का और दूसरा चीन के साथ व्यापार का, इन दोनों का समाप्त नहीं किया। अब कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने से फायदा क्या हुआ, भारतीयों को लाभ हुआ नहीं, भारतीयों से ज़्यादा क्या हुआ, पहले सिर्फ कंपनी व्यापार करती थी, अब कंपनी के साथ साथ वहाँ के जितने भी निजी व्यापारी थे, जो भी चाहते थे इंडिया आके बाजार कर सकते थे। इसलिए इसका पूरा फायदा, और उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी,
कपड़ा बनाने की मशीन, बहुत डिफरेंट टाइप की मशीनों का आविष्कार हो रहा था, जो इंडिया उनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट बन गया था। नेक्स्ट, इसके पश्चात क्या हुआ था, यूरोपीय बाजारों के दरवाजे भारतीय निर्यातों के लिए कब बंद, 1820 में। 1820 में अब इन्होंने क्या कर दिया, एक तो भारत में अभी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ, अब इंडिया में क्या कर रहे थे, वही अपना सूती चरखा का, जूट का वैसे वस्त्र बना रहे थे। इंग्लैंड से क्या कर रहे थे, मशीनों से बने हुए वस्त्र ला रहे थे, जो दिखने में आकर्षक भी थे और सस्ते। अब इंडिया से जब आपको कोई सामान भेजना है, इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा लिए। अगर भाई आप पे इतनी तो लागत है, उसमें इतना ज़्यादा अगर आप टैक्स लग गया, अब आपको उसको देना है, तो क्या हो रहा था, आपके वस्त्र बहुत ज़्यादा महंगे। और जबकि उसी जगह पे क्या हो रहा है, आपको वही कॉटन का कपड़ा बहुत लुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है और सस्ते दामों में मिल रहा है। तो बिल्कुल इंडिया का जो कुटीर उद्योग था उसको एकदम पतन हो, बंगाल के जूट उद्योग का पतन हो गया, वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। जो कुशल शिल्पकार थे, कारीगर थे, उस काम को छोड़ के कृषि काम में लग गए और काम, इससे भारत पे को गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों की समस्याएं बढ़ने लगी थी। क्लियर। ब्रिटिश नीतियों के फलस्वरूप क्या हुआ था, जमींदार अब चीन के मालिक बन गए थे। अब डिफरेंट टाइप की व्यवस्थाएं लाते हैं, आपकी महलवाड़ी व्यवस्था लाते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाते हैं, जमींदारी व्यवस्था लाते हैं, जिसको अब डिस्कस करेंगे। इससे क्या हुआ कि एक तो भूमि दास का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा। अब एक तो इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, तो लोग, बहुत सारे लोग कृषि करना बंद कर रहे थे, वो बेरोजगार होते जा रहे थे। इसके अलावा अब जमींदार पहले वसूलते थे, अब वो ज़मीन के मालिक बन गए। अगर कोई टैक्स नहीं दे पा रहा था, तो उनकी ज़मीन क्या कर रहे थे, हड़प ले रहे थे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें आपको एक बार समझ लीजिए, जब स्टोरी मेथड से आपको समझ में आएंगी, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इधर से उधर होगा तो भी आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हर कोई कर लेता है। अगर किसी ने पढ़ा है थोड़ा सा, तो 2 ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट कर पाएगा। कन्फ्यूजन आपको होती है 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, उसके लिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कुछ व्यवस्थाएं थी इसके बारे में देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछता है। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, रैयत का तात्पर्य क्या होता है, रैयत का तात्पर्य अगर पूछेगा तो रैयत का तात्पर्य होता है कृषक या किसान। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत जो लगान वसूलने का अधिकार था, पहले जमींदारों को दिया गया था, फिर पूरे पूरे महल मतलब जनपद को दिया, लेकिन रैयतवाड़ी के अंतर्गत भू राजस्व उगाने की, वसूलने की व्यवस्था किसान को दी गई। किसान अपना लगान सीधे सरकार को देता था। इससे के बीच में क्या होता, जो जमींदार थे, बिचौलिए थे, वो सब समाप्त हो गए थे। कहाँ पे लागू हुई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू हुई। ये ध्यान रखिएगा, 51% भाग पे लागू हुई थी। और कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से लागू हुई थी, तो आपके बम्बई, मद्रास, असम, जो वर्तमान का मुंबई है, उस टाइम को उसको बम्बई बोलते थे। क्लियर हो क्या। रैयत, रैयत का तात्पर्य क्या होता है, कृषक या किसान। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। रैयत का तात्पर्य कृषक या किसान। तो अब क्या हो रहा था, लगान मूवी आ गई, सीधे जाके टैक्स आपको क्या करना होता था, अपने अपना हिस्से का टैक्स चाहिए सरकार को जमा कर दीजिए जाके, ठीक है। 51% भूभाग पर लागू हुई थी। क्षेत्र पूछेगा तो बम्बई, मद्रास और असम में। क्लियर। आगे देख लेते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, महलवाड़ी व्यवस्था का पूरा जनपद, तो आपके जनपद के अंतर्गत जितने भी आते हैं उसका भार पूरे वो ले लेते थे। कोई एक व्यक्ति, आपका जमींदार हो सकता है, आपका मुखिया हो सकता था, वो बोलते थे भाई हमारा इतना क्षेत्र है, इसका लगान क्या करेंगे, हम वसूल के देंगे। वो सभी कृषकों से वसूल लेता था और सम्मिलित रूप जाके ब्रिटिश सरकार को लगान जमा कर देता था। ठीक है। ये कहाँ पे लागू हुई थी, ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू हुई थी। मुख्य रूप से आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत में, पंजाब में। अगर आपसे बिहार ऑप्शन में पूछते हो तो बिहार में भी ये लागू हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश, ये सब इन जगहों पे इस सब व्यवस्था को लागू किया गया था। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, मार्टिन बार्टर। कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे मार्टिन बार्टर, इन्होंने क्या किया था, उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था का प्रदान, भूमि व्यवस्था को और बेटर करने के लिए, जैसे अकबर के टाइम पे कौन करता है, टोडरमल, भू राजस्व व्यवस्था को, उसी प्रकार ब्रिटिश शासन में मार्टिन बार्टर ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नील दर्पण। नील दर्पण ये दीनबंधु का एक नाटक है, दीनबंधु मित्र का नाटक है, जिसमें इन्होंने क्या किया, नील की खेती करने वाले कृषकों का वर्णन किया, इसके साथ साथ तिनकटिया प्रथा का वर्णन किया था।
तो कई बार पूछ लेता है नील दर्पण किसकी रचना है, दीनबंधु की रचना है। क्लियर, आगे देख लेते हैं। स्थायी व्यवस्था क्या कहती है? स्थायी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शोर के अध्यक्षता में किया था। जॉन शोर ने सुझाव दिए कि ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, स्थायी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। कब लागू हुई थी? तो 1793 में लागू हुई थी। इसके अंतर्गत जमींदार अपनी सेवाओं का 1/11 भाग रखते थे। अब जमींदार इसमें क्या कर रहे थे? वसूल रहे थे। और ये कितने भाग में लागू हुई थी? लगभग 19% भाग पर लागू हुई थी। जैसे आपके कर्नाटका के, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा, बनारस, इन क्षेत्रों पे लागू हुई थी। कौन सी व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? रैयत। रैयत मतलब थोड़ा सा रोने पर रैयत कर लेते थे, समझिएगा। रैयतवाड़ी रोने पर ही रैयत कर देते हैं, मतलब तो कौन करते? टॉमस मुनरो रो। अगर आप रोगे तो भाई आपके ऊपर दया कर देंगे। कब आया था? 1792 में। स्थायी व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी व्यवस्था के बंदोबस्त किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। भाई आप कार वार लेके कहीं रखोगे तो मतलब अपना घर है, आपका स्थायी बंदोबस्त है, तभी तो कार वार ले रहे हो ना। तो स्थायी व्यवस्था कॉर्नवालिस ने। स्थायी से कॉर्नवालिस से कार करके समझ लीजिएगा, आपको सिर्फ याद कराने के लिए। महलवाड़ी व्यवस्था, महल होगा हाट हवेली, तभी तो आपका महल होगा, तभी तो कहेंगे भाई उसका हाट हवेली महल बहुत अच्छा है। तो महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? लॉर्ड मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने में लागू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% में लागू हुई थी। स्थायी व्यवस्था 19% है, महलवाड़ी 30% है। कब हुई थी? रैयतवाड़ी 1792 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे हुई थी। स्थायी बंदोबस्त 1793 में। महलवाड़ी लॉर्ड मैकेंजी के समय 1819 में। क्लियर, सारे पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कम कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, कमेंट सेक्शन द्वारा दे सकते हैं।